नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातों को यहां पर कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में अपने वीर जवानों को नमन किया। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई। आजादी के लिए लंबा संघर्ष हुआ, ये बात सीएम ने कही। भावी पीढ़ी को आजादी के मायने को बताना है। आजादी दिलाने में वीर सपूतों को उन्होंने नमन किया। सामूहिक प्रयास से देश को आजादी मिली। सामूहिक प्रयास का पहला उदाहरण 1857 की क्रांति थी। आजादी का केंद्र बिंदु यूपी था। 1857 में अलग जो जगी, उसको हमको समझना है। इसके साथ ही आजादी के संकल्पों के साथ अब जुड़ने का अवसर है। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों की भूमि है और आत्मनिर्भरता से हमने कोरोना की जंग को जीता है। ये बातें अमृत महोत्सव के दौरान कही गई। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस अवसर पर 5 संकल्पों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वह स्कूली छात्र हो या युवा हो, वह अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या फिर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपी किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था, आज वही भारत पीपी किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य आयोजन के साथ देश को जोड़ने का कार्यक्रम हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने का कार्य, एक नए भारत की एक नई तस्वीर पूरे देश के सामने प्रस्तुत होती है। और यह तस्वीर और भी मजबूती के साथ इसलिए बढ़ेगी जब भारत की 135 करोड़ जनता एक स्वर से बोलती हुई दिखाई देगी, तो ये नया भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भी देश और दुनिया के सामने आएगा। और हम सबको इस संकल्प लेना होगा कि अमृतकाल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को इसके साथ जुड़ना ही होगा।
मैनपुरी में आईटी छापे के बाद पहली बार इंडिया न्यूज से आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव ने बात की है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं मनोज यादव। उन्होंने कहा कि 10.5 लाख रुपए कैश, पेपर की सॉफ्ट कॉपी, कंप्यूटर से और बहुत से हमारे लूज पेपर वो अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कंपनी के खाते में अकाउंट बुक्स में लगभग 23 लाख रुपए कैश बैलेंस था जो ऑफिस में होना चाहिए था। उनके द्वारा पूरे कैंपस में चेकिंग करके जब निकाला गया तो 10-12 हजार रुपए कम ही निकले। कोई एक्स्ट्रा कैश 1 रुपए का भी अधिक कैश नहीं निकला, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमारे जो अकाउंट बुक का कैश भी सीज कर दिया 10.5 लाख रुपया, और वो अपने साथ लेके गए। इसके अलावा वो हमारे पेपर से सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर की और हमारे बहुत सारे लूज पेपर ऑफिस में थे वो लेके गए। बड़े स्तर पर ये भी जानकारी मिल रही है कि करीब 68 से 70 करोड़ रुपया है वो 6 साल के दौरान आपने नगद कैश का उसका लेखा जोखा नहीं दे पाए। क्या था ये? नहीं, हम लोग करीब 300-400 करोड़ का काम करते हैं तो 6 साल में करीब 2000 करोड़ का काम किया है। 1.5 से 2000 करोड़ का काम किया होगा, 1500 से 2000 करोड़ का काम किया होगा लगभग। और उसमें जो लेबर काम करती है, चूंकि वो कमजोर तबका होता है और उनके पास खाते वगैरह की सुविधा नहीं होती है, तो उनको कैश पेमेंट करना पड़ता है और उनको डेली रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो या उनके पास खाता ही नहीं होता है। तो ऐसा करीब 10% पैसा, 10 से 15% लेबर के हेड पे खर्चा आता है। ये दुनिया को पता है। सभी जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में लोग लगे हैं और जो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो एस्टीमेट से संबंधित रहते हैं, उनको पता है 10 लेबर का खर्चा 10 से 20%। तो बरेली और कानपुर में वैश्य सम्मेलन होने वाला है, जहां पे नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी तैयारियों के संबंध में पहुंचे। उन्होंने वैश्य व्यापारी बंधुओं को आह्वान किया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में कानपुर पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो आज बरेली में आगाज 2022 कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए आए हुए हैं। बरेली के व्यापारियों से यहाँ पर इन्होंने बात की है। बात करते हैं इनसे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है आगाज 2022 और किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा आगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहिए क्या है ये आगाज 2022? देखिए, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा जुटान है, एकता का महापर्व है और मैं सभी व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ, मैं जिस भी मंडल में गया हूँ अभी तक, इतना उत्साह है लोगों का। ये डबल इंजन की सरकार, हम सबका परम सौभाग्य कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। 2017 से पहले जो गुंडे, अपराधी, दंगाई ये अपना अधिकार समझते थे दंगा करना, गुंडे अपराधी पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते थे। आज अपराध को एकदम उसका समूल नाश करके योगी जी के सुशासन का जो बुलडोजर चला है, आज हमारे पास प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है, माफिया मुक्त प्रदेश है। तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार को तरक्की, व्यापार को काम करने में आसानी हो रही है। आज दुनिया के लिए जैसे भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसी में उत्तर प्रदेश दुनिया के इन्वेस्टर को आज आकर्षित कर रहा है और दुनिया भर के इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भारत के भी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये माहौल ये जो दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इसी के लिए इसमें और कैसे तेजी आए, कैसे और रफ्तार आए, इसी के लिए आगाज में मंथन होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी का इंडस्ट्री में और कैसे रफ्तार मिले, कैसे और अपने इंडस्ट्री व्यापार को बढ़ाया जाए, इसके लिए आगाज 2022 का आयोजन किया गया है और हमें अपने
वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त। ये थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका कहना है कि आगाज 2022 व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और साथ साथ जो विपक्षी दल हैं वो इस आगामी विधानसभा चुनाव में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। बरेली से कैमरामैन दिनेश के साथ आशीष। जौनपुर में मंडल स्तरीय सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की 5 साल के शासन में ब्राह्मणों का एनकाउंटर करके हत्या कराने का काम योगी सरकार ने किया है। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो जाने के बाद भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ऐसे में सरकार को हटाना है और यह हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरह 403 में 400 सीटें जीतेंगे इस तरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि 3 सीटें कौन सी छोड़ दी पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 380 सीटें जीतेंगे। अब 1000 सीटों पे तो चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 में बनाई थी, अब की बार उससे कहीं ज्यादा सीटों के साथ में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी, ये निश्चित। वहीं कासगंज में उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बीजेपी के युवा मोर्चा सम्मेलन में शिरकत की। उस दौरान सांसद राजवीर सिंह, विधायक का ममतेश शाक्य समेत तमाम कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री का कार्यकर्ताओं ने प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है। पिछली सरकार में कुछ जिलों को बिजली मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने सभी जिलों को बिजली देने का काम किया है। आगे भी हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में कमल के फूल पर मोहर लगाकर मोदी जी और योगी जी को मजबूत करें। देखिए, हमने पहले गरीब कल्याण की जो योजना है उनको नीचे चरितार्थ किया है। बिना भेदभाव के हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में जिस तरह से आप देखें, कुछ चंद जिलों को ही, 4-5 जिलों को ही वो लोग बिजली देते थे। हमारी सरकार समान रूप से सभी जिलों को बिजली जा रही है। पहले उनका जो वीआईपी होते थे उनके अपने परिवार के लोग होते थे। हमारा वीआईपी हमारा उपभोक्ता है, सबको समान रूप से बिजली मिले, किसी का उत्पीड़न ना हो। और वो महंगी बिजली उनका लक्ष्य था, हमारे लक्ष्य सस्ती बिजली, सबको बिजली और निर्बाध बिजली। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयोजित कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। तिकोनिया कांड पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उन्होंने आड़े हाथ लिया। भूपेश बघेल ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में हमें लखीमपुर खीरी में कई शर्तों के साथ परमिशन दी गई, जैसे कि अजय मिश्रा टेनी को लेकर कोई भी बयानबाजी न की जाए। हेलीपैड के परमिशन यूपी में नहीं मिल रहा है, कार्यक्रम का परमिशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ जो परमिशन दिया गया वो शर्तों पे। क्या आप लखीमपुर की घटना के उल्लेख नहीं करेंगे? आप अजय टेनी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे? आप उसके परिवार वालों से नहीं मिलेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे? ये लोकतंत्र है कि तानाशाही है? सवाल इस बात का है। अलीगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 23 दिसंबर को सपा और रालोद की संयुक्त रैली होने वाली है, जिसको लेकर के सभा स्थल को होर्डिंग और बैनरों से पूरी तरह पाट दिया गया है। सपा और रालोद को मुखिया को अपनी उपस्थिति और ताकत दिखाने की कवायद इन दिनों के होर्डिंग्स और बैनर के जरिए भी हो रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रूप से महासभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में सपा रालोद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सहारे जाट दबदबे वाली सीट पर फिर से कब्जा करने की तैयारी में है। वहीं आरएलडी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है और यह जन्मदिन पिछले वर्षों की भांति नहीं होगा, एक बार एक नया करिश्मा ही दिखाएगा। यहां जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम विशेष तौर पर इगलास क्षेत्र में रखा गया है। कल ये है कि चौधरी साहब का जो जन्मदिन मनाया जाएगा किसान दिवस के रूप में, हमेशा से मनाते चले आए हैं कार्यक्रम, और ये जो है एक अद्भुत होगा और अनोखा ही होगा, जिससे कि जो भाजपा शासन में जितना इन्होंने अत्याचार किए हैं, महंगाई बढ़ाई है, और बीजेपी ने जो भी है जो कार्य कराने थे, इन्होंने वायदा जो किया था उसके खिलाफ जनमत इकट्ठा हो रहा है। स्वाभाविक है कि अपने आप जो है आ रहे हैं लोग, कोई वाहन की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं। माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की कर्म भूमि है और हमेशा से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल
लोकदल और चौधरी चरण सिंह साहब की दलित मजदूर किसान पार्टी के समय से ही यहाँ उनका वर्चस्व रहा है, मगर किन्हीं कारणों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म की भावनाओं में भड़का करके हिंदू मुसलमान को लोगों को गुमराह करके। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।